और आइए अब इसी पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल जो पॉलिटिकल शो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, मोदी काशी में व्यस्त, मतलब 80 सीटों का बंदोबस्त। विनोद जी, नहीं, निश्चित रूप से उत्तर चुनाव, लोकसभा चुनाव बिल्कुल 4 महीने के अंदर हो जाने हैं और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा केंद्र है भारतीय राजनीति का। भारतीय जनता पार्टी की ताकत का अगर स्रोत सबसे बड़ा है तो उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। 2 राज्य तो सबसे ज़्यादा स्रोत है, उसके बाद उत्तर भारत ही है। और काशी, चूँकि बनारस जो है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और वैसे भी मोदी जी संसदीय क्षेत्र में लगातार जाते रहते हैं। ये शायद उनका, अगर आप गिनती के हिसाब से भी देखें, पिछले 9 साल, 9.5 साल में उनका 30वां दौरा होगा के आसपास जो है, तो उससे विशेष रूप से उन्होंने क्षेत्र को एक अपने विकसित भी किया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं तो आप ये मान के चलिए उसमें बहुत सारे संदेश पे होते हैं। राजनीतिक संदेश भी होता है और बहुत सारे सामाजिक संदेश भी होते हैं। आज जो उनका मैं अभी सुन रहा था तो उसमें उन्होंने सूत्र दिए और 9 वचन उन्होंने कहा जनता से कि हमको दीजिए, जिसमें स्वदेशी का प्रयोग है, जिसमें देश के अंदर शादियां करना है, एक गरीब परिवार की आर्थिक मदद करना, इस तरह के उसमें सामाजिक संदेश भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक संदेश, सामाजिक संदेश दोनों साथ साथ दे रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश के उनके दौरे निश्चित रूप से ज़्यादा और बढ़ेंगे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे। और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 71 और +2 उनकी अलाई मिला के 73 सीटें जीती थी। 2019 में वो संख्या 64 हो गई। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि इस बार कम से कम 73 का भी रिकॉर्ड तोड़ें। ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी अपना बना रही है, लेकिन रिकॉर्ड न तोड़ें तो 73 तक तो पहुंच ही जाएं। तो निश्चित रूप से सारा फोकस जो है, और अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो फिर सवाल लेकर आए कि 80 सीटों के बंदोबस्त की यहाँ से तैयारी हो रही है, मतलब अगले साल 24 लोकसभा चुनाव। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का दौरा है, सीधे सीधे ये 24 की सियासी बिसात को साधने के मकसद से देख रहे हैं? मैं तो इसको चुनावी दृष्टि से नहीं देखता हूँ इस दौरे को। ठीक है। इस दौरे का सांस्कृतिक, धार्मिक और दूसरा महत्व मुझे ज़्यादा लगता है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बिना इस दौरे के ही बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। वो ऐसा कोई दौरा ना करें लोकसभा चुनाव तक, तब भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो सामुदायिक, सामाजिक आधार है, जनाधार है, समर्थन आधार है, वो मेरे विचार से अभूतपूर्व है। वो इतना शक्तिशाली है कि 2014 से लेके अभी तक उसमें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जिसमें कोई उसमें थोड़ी बहुत भी दरार डाल पाया हो। देखिए, द्विज जातियाँ, शूद्र जातियाँ, दलित जातियों का एक बड़ा हिस्सा, जो बीच की जातियाँ हैं जैसे कि भूमिहार हैं, जैसे कि कायस्थ हैं, जाट हैं, इन सबको मिला लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में है। और मेरा ये सुचिंतित मत है कि अगर इस भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में भाजपा की सीटें अगर कहीं जम के बढ़ने की संभावना है तो 10, 12, 15 सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ने की संभावना है। क्योंकि 2019 में 2014 के मुकाबले वो घटी थी, जिसका जिक्र अभी विनोद जी कर रहे थे। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आ गई थी, तो 15 सीटें उनको मिल गई। बीजेपी जो है वो 64 पर आकर उसका रथ रुक गया था। रामकृपाल जी, देखिए, मैं जैसा कि रोमाना जी आपके पहले भी शो में, इससे कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि इसको 2024 के नज़रिए से देखना थोड़ा सा हमें लगता है स्वाभाविक रूप से है कि जो भी अब होगा उसको 24 के नज़रिए से देखा जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा था, जब 3 मुख्यमंत्रियों के जो चेहरे आए, पहले से मैं कहता रहा कि ये 24 साल आगे की बीजेपी की जो रणनीति है, यानी 2047, उसके लिए बीजेपी एक तैयारी कर रही है। वो एक लॉन्ग मार्च है, इसमें आएंगे। और कल इसको मोदी जी ने वहाँ कहा भी, 2047 लक्ष्य तो वही है कि क्या क्या हमने किया है, कहाँ कमियां रह गई हैं, वंचित। दूसरी बात, काशी और अयोध्या, ये 2 चीज़ें हैं जिनको हम आप राज्यों की परिधि में नहीं जोड़ सकते। इनका जो कुछ भी यहाँ होता है, संदेश जो है वो पूरे देश भर राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए होता है। और मैं ये कहता हूँ कि 2014 में बीजेपी को लेके आशंका थी, 2019 में उहापोह थी, लेकिन 2024 में निश्चिंतता है। जैसे अभय जी ने भी कहा, यानी सभी लोग जो मोदी के विरोधी भी हैं वो भी ये मान रहे हैं। आज चिदम्बरम ने कह दिया है कि 2024 में तो बीजेपी लगता आ जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि इतना 6 महीने 5 महीने पहले इवन अपोजिशन के लोग ये मान लें कि नहीं आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि काशी की ये घटना सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं है। ठीक है। इसका एक बेहतर परिवेश में देखिए कि जो 2014 से
मोदी ने कोशिश की थी कि ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन न हो करके ये सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंज, जिसको कहते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, ये तीनों बदलाव हो। उस बदलाव का जो कुछ एक प्रभाव पड़ रहा है वो सामने है आपके, वो चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे जो भी चुनाव हो, सबसे परिलक्षित हो रहा है। उस चीज को मोदी जी और बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। नहीं रोमानी जी, मतलब कमोवेश जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब भारतीय राजनीति को जब देखते हैं तो भारतीय राजनीति को मोदी युग के पहले अगर आप देखिए तो उसके कई अवयव हैं और कई अवयवों के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग उसकी विशेषताएं हैं, अलग अलग लोग हैं। हर एक आदमी, हर एक दल, हर एक भाषा, मतलब भाषा, कई भाषाई आधार है, कई जातिगत आधार है, कई धार्मिक आधार है, उसके अलग अलग आपको मॉड्यूल्स दिख जाएंगे। ठीक है। मोदी जी के आने के बाद और तब से अब की राजनीति में आपको यही दिखेगा कि ये सब एक साथ कैसे लाया जा सकता है। तो मोदी जी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो प्रधानमंत्री तो हैं, पर मुझे लगता है कि युग दृष्टा, जिसको आप कह सकते हैं, एक युग दृष्टा है, एक विजनरी लीडर है। और उस विजनरी लीडरशिप के पास न सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी है, बट उस स्ट्रैटेजी को के माध्यम से वो अपने नैरेटिव्स को भी क्रियात्मक कर देते हैं, कार्यात्मक कर देते हैं। आपने बात जो कही ना कि साहब स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी के जरिए किस तरीके से जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और ऐसे में क्या काशी के जरिए उत्तर और दक्षिण, ये जो एक फर्क दिखाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, उसको भी साधने का काम हो रहा है क्या? ये सवाल मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने कैसे दक्षिण को साधने की कोशिश की, सुन लीजिए पहले। काशी और तमिलनाडु के रिश्ते भावनात्मक भी है और रचनात्मक भी है। जब उत्तर में आक्रांताओं द्वारा हमारी आस्था के केंद्रों पर, काशी पर आक्रमण हो रहे थे, तब राजा पराक्रम पांड्यन ने तेनकाशी और शिवकाशी में ये कहकर मंदिरों का निर्माण कराया कि काशी को मिटाया नहीं जा सकता। देखिए, कार्यक्रम के नाम पर जरा ध्यान दीजिए, काशी तमिल संगमम। और ऐसे में अब सवाल ये कि दक्षिण की बाजी वाया वाराणसी। विनोद जी, देखिए, पहले तो मैं कहूँ कि जैसे अभय जी ने कहा कि मैं इसको राजनीतिक नहीं मानता, मैं किसी भी राजनेता के हर कार्यक्रम को राजनीतिक मानता हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियन जो होता है वो 24/7 होता है। फिर मोदी जैसा व्यक्ति, वो तो शायद अगर सोते भी होंगे तो उस वक्त भी वो राजनीतिक उसमें जो है रहते हैं, और ये इसमें कोई गलत भी नहीं है, ये सही है। तो इसलिए उनका कोई कार्यक्रम सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उसके पीछे एक राजनीतिक दृष्टि होती है और एक राजनीतिक उद्देश्य होता है। तो निश्चित रूप से वो एक राजनीतिक उद्देश्य भी है। जैसे अब ये काशी तमिल संगमम का है, ये पहला कार्यक्रम नहीं है, इसके पहले भी एक कार्यक्रम वाराणसी में हुआ काशी तमिल संगमम का, और ये दक्षिण पर ये इस बार 2023 वाला है जो आप देखिए, पूरा फोकस उनका दक्षिण पर रहा है। संसद भवन का शिलान्यास जब हुआ, नहीं, उद्घाटन से पहले दंडिका ला करके जो सर, वो तो बाद में हुआ। मैं उसके पहले जब वो अशोक की लाट ऊपर रखी गई तो उसमें दक्षिण भारत के मंत्री पुजारी थे, पंडित थे। वहां से आप देखिए, राज्यसभा में दक्षिण के लोगों को लाया गया, पीटी उषा, विजयेंद्र, इन सारे लोगों को जो दिया गया। इसके अलावा जितने उनके ज़्यादातर कार्यक्रम, फिर जब उसको सेंगोल लाया गया, उसमें दक्षिण के सारे संत लोग आए, फिर काशी दक्षिण, तो दक्षिण पर पूरा फोकस है। और मुझे लगता है राजनीति अपनी जगह है, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी बहुत बेहतर है कि उत्तर दक्षिण की जो तथाकथित खाई है वो जितनी ज़्यादा पट सके और देश में जो विविधता के साथ एकता बनी रहे, अनेकता और एकता का जो संगम रहे, ये किसी भी प्रधानमंत्री की दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस सवाल पर ही चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि दक्षिण की बाजी वाया वाराणसी क्या साध सकती है बीजेपी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के 2 दिन के दौरे पर, आज दूसरा दिन, और ऐसे में दक्षिण की बाजी वाया वाराणसी, रामकृपाल जी, साध सकती है बीजेपी? देखिए, मैं जो एक बात कह रहा था कि ये जो बार बार कहा जाता है ना उत्तर और दक्षिण के बीच, जी देखिए, मैं BHU से पढ़ा हूँ, बनारस में रहा हूँ। मैं बचपन से बताऊँ आपको, जब मैं यंग था
सबसे ज़्यादा बनारस अगर कहीं किसी दो राज्य से लोग आते हैं तो वो था तमिलनाडु और बंगाल भाई, सबसे ज़्यादा। और गुजरात शायद तीसरे नंबर पर आता है। तो ये जो एक हमारा रिश्ता रहा है ना, वो हमेशा से रहा है। कई बार अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश को ले लें। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की सर। ये रिश्ता हमारा पुराना रहा है, लेकिन क्या इसके जरिए बीजेपी राजनीति साध सकती है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये जब मोदी जब से आए हैं, देखिए जब भी उनको मौका मिलता है, ऐसा जैसे ये जो सेंगोल की स्थापना की गई है, बताइए कहाँ से निकाल करके कैसे लाए। तो मोदी जी की एक कोशिश रहती है कि ये जो डिवीज़न है, ये पॉलिटिकल डिवीज़न है, ऐसा नहीं है कि जनता में कोई वो हो। अब जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और गाजीपुर में कोई शादी नहीं होती, तो हम तो उत्तर प्रदेश में ही दो छोर हैं। जरूरी नहीं है कि आपके सोशल रिश्ते हों तभी आप हों। एक कल्चरल रिश्ता हमारा दक्षिण से आज तक है। वहाँ के सबसे बड़े जो वो पोएट थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि एक काशी दक्षिण में भी होनी चाहिए। और वहाँ पर शायद एक कोई है जिसका काशी शिवकाशी, उन्हें एक और कुछ कहा जाता है। तो देखिए कल्चरली हमको कोई भी अलग नहीं कर सका, बिल्कुल लेकिन पॉलिटिकली सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल डिविडेंड बीजेपी ले पाएगी या नहीं ले पाएगी 2024 चुनाव में, इस पर नजर रहेगी। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहाँ स्टूडियो में लगातार बना हुआ है। और अब बात कर लेते हैं संसद की, जहां सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर बवाल लगातार जारी है। आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा भारी हुआ है। आखिर दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा इसी हंगामे के चलते। पक्ष विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हो रही है, हर कोई दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन नतीजा ये है कि हल निकल नहीं पा रहा। सुरक्षा के विषय में जो भी कार्य योजना बनाएगी वह संसद बनाएगी, आपसे विचार विमर्श करके बनाएंगे और ठोस कार्य योजना बनाएंगे। पूर्व में भी ऐसी जब घटना घटी थी, जब तत्कालीन अध्यक्षों ने ही उस पर संज्ञान लिया था और उस घटना पर कार्रवाई की थी। प्रैक्टिकली सर, ये सेशन जो चल रहा है, ये 17वीं लोकसभा का अंतिम सेशन है, जो बाद में होता है वोट ऑन अकाउंट पर होता है, इसीलिए चर्चा करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बिल भी है, वो भी कुछ विषय उठाते तो हम सबके चर्चा के लिए तैयार है सर। तो इस तरीके से हंगामा खड़ा करना, जब आप इतने बार बार निवेदन कर रहे हैं। देखिए, गतिरोध इसलिए बना हुआ है क्योंकि विपक्ष ये मांग कर रहा है कि सरकार संसद में बयान दे, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पहले जांच पूरी हो जाए, तस्वीर साफ हो जाए, उसके बाद ही इस मामले पर बयान दिया जाएगा। ये बड़ा दुख होते हैं कि हमारे इस सदन में पहले भी ये हमला हो चुके थे और उस समय हमारे गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी थे। उस समय सदन में एक बार नहीं बार बार बारीकी से सारे जवाब दिए गए हैं और उन्हीं के पद पे आज आए हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और चुप्पी साधे रहे। प्रधानमंत्री जी को इतने दिन गुजारने के बाद अब अवसर मिले चुप्पी तोड़ने की, तो किसी ने चुप्पी साधे हुए हैं और टीवी में जाकर अपने बयानबाजी करते हैं। जब सदन चलता रहते हैं तो नियमों के मुताबिक बाहर नहीं, सदन के अंदर बात रखना चाहिए। दोहराऊंगी, हाउस सेशन में था, एक पार्लियामेंट जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होना चाहिए और एक संदेश भेजता है देश को ही नहीं दुनिया भर में, इट्स द मोस्ट सिक्योर प्लेस इन द कंट्री। तो अगर आप उसी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं, तो आप देश के बॉर्डर्स पे क्या सिक्योरिटी दे रहे होंगे। ये एक सवालिया निशान उठता है कि जब हाउस सेशन में है तो क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर बयान नहीं दे रहे। तो आप अपनी जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि डेप्यूटी स्पीकर की जो जिम्मेदारी होती है सुरक्षा को लेकर, डेप्यूटी स्पीकर 5 साल से अपने अपॉइंट नहीं किया है, जो जॉइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा प्रावधान की, वो जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट वेकेंट है। वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और जो दिन चुना गया है, ये जो हुआ घटना, वो 22वीं साल की रहा है, 2001 का जो हमला हुआ, मतलब ये एक बहुत गंभीर मसला है। सवाल कई सारे आज जो है समाधान चाहिए और वही मांग कर रहे हैं। जो लोग मांग कर रहे हैं सांसद, उनको सस्पेंड कर दिया, तो ये भी एक अजीब रुझान है सरकार। इसी पर चर्चा करेंगे। सवाल आपके सामने है, संसद कांड पर विरोध कैसे टूटेगा गतिरोध? प्रोफेसर सिंह, क्या लग रहा है सरकार की कमजोरनेस आ गई है क्या विपक्ष के हाथ में?
नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। देखिए रोमानी जी, संसद में एक बहुत स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है। आप अमूमन भी देखते हैं कि जब जवाब मांगा जाता है, किसी भी प्रश्न पर जवाब मांगा जाता है, तो उसके लिए समय दिया जाता है, क्योंकि जब तक कि मंत्रीगण या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जब तक कि उसका पूरा विश्लेषण नहीं कर लें, उसका अन्वेषण ना कर लें, तब तक जवाब नहीं दे सकते। अब इतनी बड़ी एक दुर्घटना घटी है, जब तक उसके तह में जाकर सरकार ये पता ना कर ले कि क्या हुई, कहाँ चूक हुई, कहाँ घटना घटी, क्यों दुर्घटना घटी, कौन जिम्मेवार है, तब तक वक्तव्य कैसे दिया जाएगा? क्योंकि संसद पर दिया गया वक्तव्य सत्य के समान है और सत्य ही है। और चर्चा भी नहीं कराई जा सकती जो विपक्ष की मांगे। जाहिर तौर पर एक सेंसिटिव मुद्दा है। अच्छा। एक संवेदनशील मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। सरकार ये कह रही है कि हम पहले हम अपना वो एक एनालिसिस तो कर लें, अपनी एक जांच तो कर लें। तो जांच के लिए और क्या ये भी एम्बैरेसमेंट नहीं है सरकार के लिए कि पिछले हफ्ते ये हमला होता है और अभी तक सरकार के पास सारी डिटेल्स ही नहीं आई है? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास डिटेल्स नहीं आई होंगी या सरकार के पास डिटेल्स नहीं होंगी। सरकार जब तक, देखिए कई इसके छोड़ होते हैं। अच्छा। जब भी आप सिक्योरिटी सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो ये सिर्फ आप एक घटना के रूप में उसको देख रहे हैं, जबकि उस घटना के कई डायमेंशन होंगे। उसका नेशनल डायमेंशन होगा, उसका हो सकता है इंटरनेशनल डायमेंशन। मतलब आप इतने सारे डायमेंशंस बता रहे हैं उस घटना में होंगे, और ऐसे में जरा वक्त देना चाहिए सरकार को जवाब की तैयारी करने के लिए। तो मतलब अभय जी, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को एम्बैरेस करना चाहता है, मोहलत नहीं देना चाहता है, और इसी वजह से अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। देखिए, इस संसद में इस प्रकार की तकरारें होती हैं, ये पिछले 5-7 साल में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। विभिन्न मुद्दों पर इस प्रकार की तकरारें हुई हैं। विपक्ष ने कई बार कहा है कि आप इस मुद्दे पे बोलिए, इस मुद्दे पे बोलिए, आप इस मुद्दे पे खामोश हैं, ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष के बीच में ये जो एक बहुत तल्ख रिश्ता बन गया है, ये सड़क पे होने वाली राजनीति का एक रिफ्लेक्शन है। चूँकि सड़क पे होने वाली राजनीति बहुत ज़्यादा तल्ख हो चुकी है, मतलब जो है, इसलिए दोनों के सत्ता पक्ष में विपक्ष के बीच में रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। रिश्ते हैं, विपक्ष को लगता है कि सरकार हमें किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं दे। विपक्ष, सत्ता पक्ष की तरफ से इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं कि हम एक विपक्षहीन लोकतंत्र चाहते हैं, जिसमें विपक्ष की स्थिति जो है वो केवल एक औपचारिक किस्म की रह जाए। अब इस मसले पे कहा जा सकता है, सरकार कह रही है हम जांच करके बोलेंगे, वो कह रहा नहीं अभी आप कुछ बोल दीजिए या कुछ कहिए। तो ये तो खैर इस मत से ये दिक्कत जो आ रही है ना, ये इस दिक्कत का एक इतिहास है जो धीरे धीरे करके पिछले 10 साल से विकसित हुआ है। वरना ऐसी कोई जिच नहीं है, ऐसा कोई गतिरोध नहीं है जिसका समाधान न किया जा सके। लेकिन इसके लिए तो हमेशा पहले जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी तो उनकी तरफ से कहा जाता था कि साहब जो सत्ता में होता है वो बड़े भाई की भूमिका में होना चाहिए उसको, और उसको समाधान ढूंढना चाहिए। तो अब ये जो गतिरोध बना हुआ है, इसका समाधान ढूंढने की नैतिक जिम्मेदारी किस पर है, और क्या फिर ये गतिरोध ऐसे ही बना रहेगा? देखिए, सरकार जब सदन चलाना चाहती है तो सरकार लचीला रुख अपना लेती है, ठीक है, और जब उसको लगता है कि सदन चले ना चले तो उसका रुख अड़ियल हो जाता है। आप देखिए, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार का रुख अड़ियल है। सरकार का काम चल रहा है। अभी क्या है, देखिए जो भी प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई सारी जांच हो जाए उसके बाद बयान दे, ऐसा देखिए एक प्राथमिक बयान भी होता है। हाँ। जैसा भी अजय रंजन कह रहे थे, जब 2001 की घटना हुई थी, मैं तो तभी पार्लियामेंट कवर करता था, लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक प्राथमिक बयान दिया था कि भाई इस तरह घटना हुई, बाकी विस्तृत बयान हम जांच के बाद देंगे। तो ये तरीके होते हैं कि आप कैसे विपक्ष को संतुष्ट करते हैं। आप एक प्राथमिक बयान जब आप टीवी चैनल पे प्रोग्राम में आप बोल रहे हैं गृह मंत्री जी, वही आप वहाँ बोल दीजिए, हाउस में बोल दीजिए। और ये परंपरा रही है कि जब भी हाउस चलता है तो कोई भी नीतिगत बयान या कोई भी ऐसा बयान जो संसद से जुड़ा हुआ मुद्दे का हो वो बाहर नहीं दिया जाता, वो संसद नहीं दिया जाता। लेकिन ये परंपरा लगातार टूटी है पिछले कुछ वर्षों में। हमेशा लेकर भी विपक्ष ने घेरा इसी भाई, मणिपुर में प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर बयान दिया था। हाँ। जिस दिन आए थे वो मणिपुर में बोले, लेकिन संसद के बाहर मीडिया से बोले, संसद के अंदर बाद में बोले जब विश्वास प्रस्ताव चर्चा करते समय, वो पहले ही बोल सकते थे। तो ये जो एक रवैया है सरकार का कि नहीं हम अपने मन से करेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बाधा है। सरकार और विपक्ष के बीच में संवाद की बहुत कमी है। आज संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका बिल्कुल गौण होकर रह गई है। एक जमाना था जब प्रमोद महाजन, मदन लाल खुराना, मुख्तार अब्बास नकवी, सुषमा स्वराज,
बीजेपी सरकार में बात कर रहा हूँ, ये संसदीय कार्य मंत्री होते थे और कितना बढ़िया संवाद इनका होता था। उधर कांग्रेस के ज़माने में गुलाम नबी आज़ाद थे, प्रेमचंद दास मुंशी थे और तमाम सारे नेता थे जिनके नाम लिए जा सकते हैं। तो सरकार और विपक्ष के बीच में एक संवाद होता था, वो बैकरूम भी होता था, सदन के अंदर भी होता था, बाहर भी होता था, और लगातार एक दूसरे से मिलते थे। वही लोकतंत्र की खूबसूरती। और मैं आपको बताऊं, खुराना जी ने एक बात कही थी, जब वो संसदीय कार्य मंत्री बने तो अटल जी ने उनसे कहा गुलाम नबी आजाद के पास जाओ और उनसे सीखो कि संसद कैसे चलाई जाती है। अच्छा, हाँ, ये खुराना जी बताया। और खुराना जी गए गुलाम नबी के पास, क्योंकि नरसिम्हा राव के समय वो गुलाम नबी आजाद संसदीय कार्य मंत्री थे। लेकिन आपका आकलन ये है कि सरकार चाहती नहीं है, इसी वजह से ये अड़ियल रोक। भाई अगर आगे दो बात बोल दें गृह मंत्री जी, तो उसमें क्या सरकार की उसमें नाक छोटी हो जाएगी। देखिए, मामला इतना आसान नहीं है जो मैं बार बार, जैसा अभय जी कह रहे थे, आप 2014 के पहले का और 2014 के बाद का जो चेंज हुआ है, 2014 से पहले सत्ताएं बदलती थी, मनमोहन जी आ गए या अटल बिहारी वाजपेयी जी आ गए, कोई भी आ गया, हमेशा क्या होता था कि सिर्फ सत्ता बदलती थी, इंस्टीट्यूशन में एक अपोजिशन के लिए भी ब्रीदिंग स्पेस रहती थी कि ठीक है आज मेरी जगह वो बैठे हैं लेकिन 10 काम हो जाएंगे, ये मिनिस्ट्री अपनी है, यहाँ अपना आदमी है, जुडिशरी में अपना आदमी, फलाना अपना आदमी है। 2014 के पहले सिर्फ इट वाज ए पॉलिटिकल चेंज, जो मैंने अभी पहले कहा कि 2014 में इट्स नॉट ओनली पॉलिटिकल चेंज, वो जो ब्रीदिंग स्पेस अमूमन चली आ रही थी राज्यों में, मैंने देखा है मुलायम सिंह जितना ज़्यादा काम एनडी तिवारी जी से करा लेते थे दूसरा कोई नहीं करा पाता था, लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे वो ब्रीदिंग स्पेस खत्म हो गई। और अपोजिशन के सफोकेशन का मुख्य परिणाम यही है कि जो एक नेचुरल ब्रीदिंग स्पेस मिलती थी अपोजिशन को, वो खत्म हो गई और उसके किसी तरह बहाल होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो वो ब्रीदिंग स्पेस कैसे खत्म हुई, मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस बात का जिक्र यहाँ पर विनोद जी कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी देखिए, मैंने कहा ना कि एक होता है सिस्टम, पॉलिटिकल कुर्सी पर कोई आके बैठ गया, सिस्टम अपना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में अपने सेट हैं, फलाना मिनिस्ट्री में अपने लोग हैं, ढकाना मिनिस्ट्री में अपने लोग हैं, कल्चरल विंग में अपना आदमी है, जुडिशियरी में अपना, सिस्टम बदल गया, पूरा सिस्टम बदल गया। देखिए सिस्टम नहीं बदला, मैं ये कहता हूँ कोई फौज लेके नहीं आता, पुलिस नहीं आती, लीडरशिप बदलने से जो लिबर्टी मिलती थी वो लिबर्टी नहीं मिल रही है, टाइट कर दी गई। तो आप यूँ देखिए, एक मिनट, सर मुझे आगे बढ़ना है, अगली बड़ी खबर लेनी है, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए यहाँ पर ये जो सिस्टम बदलने की बात की जा रही है, इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, बीजेपी के खेमे से आ रही है, शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी बड़ी खबर। शिवराज सिंह चौहान को हाईकमान ने दिल्ली बुला लिया, इस वक्त की बड़ी खबर। आज शाम 6 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं ब्रजेश राजपूत से, क्या सुगबुगाहट है ये मुलाकात दिल्ली जो बुलाया गया है शिवराज सिंह चौहान को, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, पार्टी के जो लोगों का कहना है, उनका कहना है कि सामान्य मुलाकात है। मध्य प्रदेश चुनाव के परिणाम आने के बाद शिवराज सिंह अभी तक दिल्ली नहीं आए हैं, पहली दफा उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है और उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हो रही है। तो मुलाकात में निश्चित ही उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या भूमिका चाहते हो, और या बताया जाएगा कि अब आपकी पार्टी और संगठन में क्या भूमिका होगी। दरअसल ना तो अभी वो मंत्रिमंडल का विस्तार है, तो फिलहाल ना तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, ना उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ये सारी चीजें तकरीबन पूरी होती जा रही है। तो अब उनसे पूछा जाएगा कि अब आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। मतलब शिवराज सिंह चौहान का सियासी भविष्य आगे क्या होगा, इसी को लेकर इस मुलाकात में मंथन, और शिवराज सिंह चौहान का आगे का पॉलिटिकल करियर आप कह सकते हैं एक तरीके से तय किया जाएगा। नजर हमारी इस खबर पर भी बनी हुई है। तो संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला, जिसको लेकर संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है, और ऐसे में अब सवाल ये कि सरकार का बयान, क्या यही है गतिरोध का समाधान? विपक्ष तो बयान की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि इंतजार कीजिए, अभी जब जानकारी आ जाएंगी उसके बाद बयान देंगे। तो समाधान कैसे? देखिए, एक तो ये है कि सरकार एक प्राथमिक बयान दे दे, ऐसा कि विनोद जी ने कहा, तो विपक्ष की मांग पूरी हो जाएगी, उसको संतोष हो जाएगा, उसके बाद भी विपक्ष कुछ आपत्तियां दर्ज करता रह सकता है। लेकिन मैं इस मसले पे एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आए तो उन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया,
इसके बावजूद भी जो पूर्व सत्ताधारी थे उन्होंने उनको प्रधानमंत्री के तौर पर सम्मान सहित उस तरह स्वीकार नहीं किया जिस तरीके से अन्य प्रधानमंत्रियों को स्वीकार किया जाता वो था। मान्यता, हाँ, उस तरह की कोई मान्यता, उनकी वैधता स्वीकार नहीं की, उनकी लेजिटिमेसी जो है वो स्वीकार नहीं की, और लगातार उनको एक खास तरह के तिरस्कार भाव से देखा गया। अच्छा, ये जो परिस्थिति बनी, इस परिस्थिति ने पूर्व सत्ताधारियों और मौजूदा सत्ताधारियों के बीच में संबंधों को बहुत कड़वा बना दिया। जहां पर नरेंद्र मोदी को लगता था हमारा तिरस्कार नहीं होता है, वहां ऐसे मान लीजिए प्रणब मुखर्जी, अभी प्रणब मुखर्जी की बेटी ने किताब लिखी, बिल्कुल। आप उसमें देखिए जब वो प्रणब मुखर्जी से मिलने, प्रणब मुखर्जी तो कांग्रेसी थे, वो तो कभी भी भाजपा ही नहीं रहे, मिलने जाते थे तो प्रणब मुखर्जी की बेटी ने लिखा है कि ऐसा लगता था कि दो वरिष्ठ नेताओं के बीच में एक पॉलिटिकल अड्डा, पॉलिटिकल अड्डा बन गया है। ऐसा पॉलिटिकल अड्डा गुलाम नबी आजाद या एक दो लोगों को छोड़कर किसी के साथ में नरेंद्र मोदी का नहीं बन पाया। जो क्षेत्रीय नेता भी नरेंद्र मोदी को, भाजपा को हरा देते थे, हैं, उनके साथ भी नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा संबंध नहीं बन पाया। तो जो पूर्व सत्ताधारियों का, जो इसको रूलिंग क्लास बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, नरेंद्र मोदी को रूलिंग क्लास से बाहर रखा गया, उसमें नहीं हुआ। अच्छा, अब उन्होंने बार बार चुनाव जीत के वो आ गए इस रूलिंग क्लास में, और रूलिंग क्लास में सबसे ज्यादा शीर्ष पे भी पहुंच गए। अब लगता है किसी दूसरे को चुनाव जीतने भी नहीं देंगे, ये स्थिति तो है। लेकिन इसकी वजह से जो कड़वाहट पैदा हुई, जो तलखी पैदा हुई, वो भी एक, और भी कई कारण हैं जो राम कृपाल जी कह रहे हैं, दूसरे लोग, वो भी कारण है। उसकी वजह से विपक्ष को उन लोगों ने कोई एल्बो रूम, कोई गुंजाइश देने से मना कर दिया। बिल्कुल हाशिए पर। एक और छोटी सी बात कर दूं केवल, देखिए आप विपक्ष को चुनाव में हरा दीजिए, वो तो बात अलग है, लेकिन चुनाव में हराने के बाद भी अगर उसका सम्मान नहीं होगा, उसको गुंजाइश नहीं मिलेगी, तो ऐसी ही राजनीतिक परिस्थिति बनेगी। ठीक है, देखिए, ये विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो कटुता जो है, ये 2014 के चुनाव प्रचार से ही शुरू हो गई थी, और जिस तरह के हमले एक दूसरे पर किए गए दोनों तरफ से, वहां से इसकी नींव पड़ी। और वैसे नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल जो है, गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तब भी यही था, उस वक्त भी विपक्ष को कौन सा बहुत स्पेस मिलती थी वहां पर। आप देखिए गुजरात की प्रोसीडिंग्स उठा करके विधानसभा की, क्योंकि उनका स्टाइल राजनीति का यही है कि वो अपने हिसाब से जो सोचते हैं वो करते हैं, और वो परवाह नहीं करते कि विपक्ष क्या कह रहा है, मीडिया क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। अब यहाँ बिल्कुल देखिए दो अलग अलग नैरेटिव निकल कर आ रहे हैं। मतलब अभय जी ये कह रहे हैं कि साहब 14 में नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरीके का एक्शन था कि उसके रिएक्शन में आज की स्थिति बनी हुई है, और आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका नजरिया ही उनका हमेशा स्वीकार्यता की बात है, तो इस देश के सत्ता, इस देश के सत्ता, मैं एक लाइन पूरी कर लूं, इस देश के सत्ता प्रतिष्ठान ने मुलायम सिंह यादव को भी स्वीकार नहीं किया था, इस देश के सत्ता प्रतिष्ठान ने लालू प्रसाद यादव को भी स्वीकार नहीं किया था, और इस देश के सत्ता प्रतिष्ठान ने किसी भी ऐसे नेता को स्वीकार नहीं किया जो जमीन से उठ के आया। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने उस स्पेस को लिया और विपक्ष को भी जगह दी। मुझे लगता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में कटुता का बड़ा कारण यह है कि उनके बीच जो अविश्वास है वो चुनाव प्रचार के दौरान ही पैदा हो गया, मुझे लगता है, और वो अभी तक चल रहा है। मुझे ये लग रहा है रोमाना जी, सच्चाई ये है कि विपक्ष के पास कोई तात्विक मुद्दे नहीं हैं, और चूंकि मुद्दे नहीं हैं तो चाहे जैसा दुबे जी ने कहा, अगर वो एक बयान दे भी दें तो उससे उनका जी नहीं भरेगा, उसी से फिर कुछ छील के, कुछ निकाल कर कुछ ऐसी बातें की जाएगी। इसलिए चूंकि ये विपक्ष ये चाहती है किसी प्रकार से इस तरह से हल्ला हंगामा होता रहे, ताकि उनको लगता है कि जनता में उनका जो आकर्षण है या ट्रैक्शन है शायद इससे बन जाएगा, इससे बनेगा नहीं। जबकि दूसरी ओर जो भारतीय सुर्खियों में बने रहने के लिए आप कह रहे हैं कि विपक्ष का एक कंडा तौर पर है। बिल्कुल। जहां तक